गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का 7th चैप्टर रीड करेंगे जिसका नाम है नियंत्रण एंड समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कि किस तरह हमारे ऑर्गन्स का हमारी बॉडी के साथ कंट्रोल है, किस तरह हमें कहीं से भी जब आवाज़ आती है तो हम उसके डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं, हम बिना गिरे चलते हैं, दौड़ते हैं, किस तरह हम किसी चीज़ के प्रति अपनी रिएक्शन दिखाते हैं। तो इससे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था जैप प्रकरण। जैप प्रकरण के में हमने पढ़ा था कि किस तरह हमारी सारी लाइफ की क्रियाएं होती हैं, जैसे पोषण, उत्सर्जन, जनन। तो इसमें सजीव और निर्जीव दो चीज़ों के बारे में आपने पहले पढ़ा था। अब हम इन दोनों से रिलेटेड वृद्धि की बात करेंगे कि जो वृद्धि है सजीवों में होती है, वो गति करते हैं, चलते फिरते हैं, सांस लेते हैं। निर्जीव में ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो सजीव हैं, पौधों में कुछ गतियाँ वृद्धि का कारण होती हैं, जैसे बीज का गति करना। जब मिट्टी में बीज को बो देते हो तो उसकी जड़ नीचे की मिट्टी की ओर और उसका तना है वो आकाश की ओर होता है। ये भी एक तरह की वृद्धि है। निर्जीव की वृद्धि में जो गति होती है वो वृद्धि का कारण नहीं होती, जैसे चलना फिरना, दौड़ना, खेलना सजीवों के गुण हैं लेकिन वृद्धि का परिणाम नहीं है। निर्जीव में भी अब हमारे अंदर जो गतियाँ होती हैं, चाहे आप दौड़ो, खेलो, ये हमारे सजीव के गुण है, मतलब हमारे ही गुण हैं, हम चलते फिरते भी हैं, लेकिन इनसे हमारी वृद्धि नहीं होती। तो इस तरह उद्दीपन, एक शब्द आता है उद्दीपन, एक शब्द आता है हमारे पास उद्दीपन, मतलब स्टिमुलस। पर्यावरण में हो रही क्रियाओं के प्रति अनुक्रिया करना उद्दीपन कहलाता है। सपोज कीजिए आप आराम से अपनी चेयर पे बैठे हैं और पीछे से आपको कोई धक्का दे रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट एकदम से अचानक क्रिया करो, क्योंकि आपको पता नहीं था कि पीछे से क्या होने वाला है। तो वो जो अनुक्रिया है उसको हम उद्दीपन कहते हैं, क्योंकि आपके बॉडी को वो स्टिमुलस मिला। अब बेसिकली हम नॉर्मल बात करें, उद्दीपन क्या हो सकते हैं? प्रकाश, ठंड, सुगंध, स्पर्श, गर्मी आदि। हम इन सब के प्रति अपनी क्रियाएं हैं, अपना जो अनुक्रिया है वो दिखाते हैं। ज़्यादा धूप होगी, प्रकाश होगा, तो उससे हम अपना स्टिमुलस जो हमें मिलेगा इससे, उसका हम इफेक्ट दिखाएंगे। फिर ठंड है, उसमें हमें ठंड फील करते हैं। सुगंध, कोई चीज़ घर में आपकी मम्मा बनाते हैं किचन में, तो उसकी खुशबू, वो भी एक स्टिमुलस मिला आपको। फिर उससे आपने अपना रिएक्ट किया, आपकी फेवरेट होगी तो आप उसे इंजॉइंग भी करोगे। इस तरह स्पर्श या गर्मी। सजीव अपने शरीर में उन तंत्रों का उपयोग करते हैं जो नियंत्रण के साथ साथ समन्वय का कार्य भी करते हैं। अब सजीवों में क्या है, वो तंत्र हैं जो बॉडी के सारी प्रक्रिया को नियंत्रण भी करते हैं और उनका कोऑर्डिनेशन, मतलब समन्वय भी करते हैं। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय दो तंत्रों के द्वारा किया जाता है। जैसे हमने पहले पढ़ा, एक तो है तंत्रिका तंत्र, दूसरा है अंतस्त्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे तो हम पहले बात करेंगे जंतु तंत्रिका तंत्र। अब जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका उत्तक और पेशिया उत्तकों द्वारा होता है। तंत्रिका उत्तकों द्वारा और पेशिया उत्तक दोनों मिलकर ही हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का उत्तक करते हैं, क्योंकि हमारी पेशियाँ भी इसमें रोल प्ले करती है। तंत्रिका कोशिका के द्वारा पर्यावरण में अचानक होने वाली क्रियाओं का पता लगाया जाता है और उन पर नियंत्रण की क्रिया भी किया जाता है, और यह सूचना ज्ञानेंद्रियों में स्थित ग्राही में होती है। अब यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं हम कि जो तंत्रिका कोशिका है, इसको आप आगे पढ़ेंगे, इसको न्यूरॉन भी कहा जाता है। ये क्या करती है, पर्यावरण में जो अचानक क्रियाएं होती हैं उनका पता लगाकर उन पर नियंत्रण करती है। ठीक है, उन पर नियंत्रण करती है और फिर ये ज्ञानेंद्रियों में जो सूचना होती है, ग्राही के अंदर ये सारी क्रिया संपन्न होती है। तो ग्राही क्या होती है, ये तंत्रिका कोशिका के विशेष सिरे होते हैं। ग्राही तंत्रिका कोशिका के सिरे हैं जो वातावरण से सूचना को पता लगाते हैं, मतलब जो डायरेक्टली वातावरण से सूचना को ग्रहण कर लेते हैं। और ये ग्राही क्या करती है, फिर हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होती है। अब हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, आपने पढ़ा होगा हमारी 5 तरह की ज्ञानेंद्रियां होती हैं। पहला कान, आँख, त्वचा, नाक, जीभ। कान क्या करता है, सुनने में, शरीर का संतुलन बनाने में सहायता करते हैं। आँख क्या करती है, प्रकाश को देखना, प्रकाश को, मतलब प्रकाश में किसी वस्तु को देखती है, वैसे आँख देखने का कार्य करती है। त्वचा क्या करती है, तापमान के बारे में, गर्मी, सर्दी, ठंड, स्पर्श के बारे में बताती है। नाक से हम गंध का पता लगाते हैं, जो सुगंध भी हो सकती है, दुर्गंध भी। जीभ हमें स्वाद बताती है कि कोई भी चीज़ जो हम खा रहे हैं वो खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, किस तरह की है। तो अब हम पढ़ेंगे कि ग्राही के बाद अब आगे बढ़ते हैं तंत्रिका कोशिका, जिसको मैंने बताया था कि न्यूरॉन भी कहा जाता है। तो न्यूरॉन क्या है, तंत्रिका कोशिका की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है।
ये हमारे तंत्रिका तंत्र में करोड़ों में पाई जाती हैं और हम एक न्यूरॉन के बारे में डिस्कस करेंगे अब। तो न्यूरॉन बेसिकली आप इसकी शेप देख रहे हैं, जैसे मैंने ड्रा कर रखा है ये, इसको आप ध्यान से देखिए। ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन के अंदर ये जो फर्स्ट है, ये जो हेयर्स वगैरह निकले इनको ध्रुमिका बोलते हैं। और ये जो सेकंड है, ये केंद्रक के सेंटर वाला, इसको कोशिका काय। और ये जो बीच में रेड लाइन जा रही है, ये तंत्रिकाक्ष एक्सॉन, ये इसका केंद्रक और ये इसके अंतिम सिरे। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ध्रुमिका क्या होती है। अब देखो धागे जैसी संरचना है जो पर्यावरण से सूचना प्राप्त करते हैं, जिसको हमने अभी ग्राही बोला था। तो उसके बाद ये जो कोशिकाएं है, ये क्या है, ये सूचना को विद्युत आवेश के रूप में चलाती है। अब यहाँ से जो सूचना इसके अंदर आएगी वो विद्युत आवेश के रूप में कोशिकाएं उसको बदल देगा, विद्युत आवेश के रूप में उसको चलाना शुरू करेगा। और तंत्रिकाक्ष क्या करता है, एक्सॉन क्या करता है, ये अंतिम सिरा और ध्रुमिका के बीच का है, रिक्त स्थान है, जो सूचना को दूसरे न्यूरॉन तक की ध्रुमिका तक पहुंचाता है। अब यहाँ से यहाँ एंड है, अंतिम सिरा, इसके पास एक और न्यूरॉन जुड़ा होगा जिसकी इस तरह ही ध्रुमिकाएं होंगी, फिर वहाँ तक यहाँ से होता हुआ वो उनकी ध्रुमिकाओं में मैसेज चला जाएगा। मतलब जो मैसेज है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कौन पहुँचाएगा, एक्सॉन। अब केंद्रक की थोड़ी सी बात करें तो देखो क्या है, ये कोशिका काय में उपस्थित कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ इसमें होता है, वही कोशिका काय में उपस्थित होता है और इसका कोशिका का सारा आनुवंशिक पदार्थ इसके अंदर होता है। और तंत्रिका का अंतिम सिरा क्या करता है, दूसरी ध्रुमिका के साथ जुड़ता है और ताकि दूसरी ध्रुमिका को भी वही मैसेज वो न्यूरॉन पहुंचा सके। इसके बाद साइनेप्स, अंतर्ग्रथन क्रिया। साइनेप्स क्या है, विद्युत आवेशों के रूप में सूचना को रासायनिक संकेत में बदलता है। अब हमने पीछे पढ़ा था कि विद्युत आवेश के रूप में सूचना जाती है, उसके बाद जो विद्युत आवेश की सूचना है उसको रासायनिक संकेत में बदल देते हैं, जिससे सूचना दूसरे न्यूरॉन में संचरित होती है। एक न्यूरॉन में जब सूचना उसकी ध्रुमिका से अंतिम सिरे तक जाएगी तो विद्युत आवेश के रूप में जाएगी, लेकिन जब उसे दूसरी ध्रुमिका के पास जाना है तो उनके बीच का जो छोटा सा गैप होता है उसको रासायनिक संकेत ही आसानी से उसको तक मैसेज पहुंचा सकते हैं, इसलिए सूचना को विद्युत आवेश से रासायनिक संकेत में बदलना आवश्यक होता है। आगे प्रतिवर्ती क्रिया। अब किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब सपोज कीजिए आप अपने घर में आराम से बैठे हैं, एकदम से क्या हुआ, कोई भी चीज़ आपके पास आकर गिरी, तो उसमें जो आपकी क्रिया होगी, आपकी प्रतिक्रिया होगी, वो प्रतिवर्ती क्रिया कहलाए, क्योंकि वो अचानक हुई, आपको भी नहीं पता था कि वो चीज़ ऊपर से वो चीज़ कहीं से भी आपके पास आने वाली है। तो इसका और अच्छा एग्जांपल है, किचन में आप जाते हो, आपको नहीं पता कि कोई वस्तु किचन में गर्म पड़ी है या ठंडी पड़ी है, आपने जस्ट जाकर उसको टच कर दिया, तो जैसे ही आप किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो जल्दी से जल्दी अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। तो ये चीज़ क्या है, जो जल्दी से आपने ये जो क्रिया करी है वो प्रतिवर्ती क्रिया है, क्योंकि ये एक बिल्कुल तेज और अचानक क्रिया होती है ताकि हमारे शरीर को कोई हानि ना पहुंचे। अब इसके अकॉर्डिंग एक और एग्जांपल हो सकता है कि मान लीजिए आपके कोई फेवरेट डिश है जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स, आपस में आप बात करें तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो इस तरह हमारे जो सोचने वाले ऊतक होते हैं वो न्यूरॉन के घने जाल से ही बनते हैं। मतलब जो हम सोचते हैं, हमारी जो थिंकिंग है वो न्यूरॉन के घने जाल से बनती है, जो खोपड़ी के अग्र सिरे में स्थित होते हैं। तो शरीर के सभी हिस्सों के में से संकेत प्राप्त करते हैं। ये जो खोपड़ी के अगर हिस्सा है ये शरीर के पूरे हमारे शरीर के सभी हिस्सों से संकेत को प्राप्त करेगा और उन पर अनुक्रिया करने से पहले विचार करते हैं। तो अनुक्रिया में मस्तिष्क पेशियों को गति करने का आदेश देता है। जब भी कोई अनुक्रिया होती है तो मस्तिष्क पेशियों को आदेश देता है कि जहाँ से ये सूचना आई है वहाँ तक, मतलब जो इसका रिटर्न आंसर है उसको विभिन्न भागों तक पहुँचाने का कार्य करें। तो अनुक्रिया में मस्तिष्क पेशियों को गति करने का आदेश देता है कि मतलब जो भी सूचना, जो भी आपने रिप्लाई करना है उस आपके साथ हुई क्रिया का, उसको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करें। तो इस तरह की कोशिकाओं या पेशियों का संबंध मस्तिष्क के साथ होना प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। तो इस तरह जो जितनी भी हमारी पेशियाँ मस्तिष्क के साथ जुड़ती हैं और वहाँ मस्तिष्क के कहने पर जो हमारे पास मैसेज लेके आती हैं, उस तरह एक चाप बनती है जिसको प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है।
तो आगे इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रतिवर्ती चाप क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं। जब भी कोई प्रतिवर्ती क्रिया होती है तो जो विद्युत आवेग के पथ में जो भी क्रिया होती है उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो जैसे अब इसका एक छोटा सा फ्लो डायग्राम है। जैसे देखिए उद्दीपन, मान लो तापमान, मतलब हमने आपको गर्म चीज़ को छू दिया तो आपकी जो त्वचा है वो क्या करेगी, फटाफट जाएगी और मेरुरज्जु के पास मैसेज ले जाएगी। जैसे ही आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया तो त्वचा क्या करेगी, मेरुरज्जु के पास मैसेज ले जाएगी। मेरुरज्जु क्या करेगा, अपनी पेशियों को मैसेज देगा कि वो उस शरीर में, पूरे शरीर में मैसेज को लेके जा ताकि अपना हाथ पीछे हटाए। ये क्रिया जो होती है 1 सेकंड के भी 1/16 आप कह सकते हो कि 16वें हिस्से तक 1/16 तक होती है। मतलब इसके लिए 1 सेकंड भी नहीं लगता इस क्रिया को करने के लिए। तो प्रतिवर्ती जो क्रिया है इसीलिए तेज और अचानक क्रिया कही जाती है, क्योंकि इसमें कोई टाइम नहीं लगता। मतलब टाइम इतना है कि हम उसे मेज़र भी नहीं कर सकते, सेकंड भी कहना मुश्किल है इसके लिए। जो बार बार अनुक्रिया की बात कर रहे हैं तो अनुक्रिया के प्रकार हम होते हैं 3। हम 3 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ऐच्छिक अनुक्रियाएं, अनैच्छिक अनुक्रियाएं, प्रतिवर्ती। तो ऐच्छिक जो वर्ड है इच्छा वाला, इच्छा से। ऐच्छिक वर्ड क्या होता है, इच्छा से। तो ऐसी जो अब ये तो है अनुक्रिया, लेकिन वैसी क्रियाएं क्या होती है जो अपने आप हो, अपनी इच्छा से की जा सके, जैसे बोलना, लिखना, अगर मस्तिष्क द्वारा इनको नियंत्रित किया जाता है। और अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, जो हमारी इच्छा से नहीं होती, जैसे दिल का धड़कना, श्वसन। अब आप कह दो दिल धड़कना बंद कर दे, हम सांस लेना बंद कर दे, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना। तो ये अनैच्छिक होती है। और प्रतिवर्ती क्या होते हैं, जो किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हो जाए, उस क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का हटा लेना। तो प्रतिवर्ती क्रिया हमारे शरीर में ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों क्रिया अच्छा काम करते हैं। तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ परिस्थितियों के बारे में हमें पता नहीं होता और हमारा शरीर भी या हमारी ज्ञानेंद्रियाँ भी उससे अनभिज्ञ होती है। मतलब उनको नहीं पता होता कि ये सब हो जाएगा। तो उसके दौरान क्या होता है कि जैसे अब इसके एग्जांपल्स हैं, मान लो कोई आपको तीखी चीज़ चुभ गई, आपके आप गर्म वस्तु को आपने गलती से टच कर दिया या बहुत ठंडी वस्तु को आपने स्पर्श कर दिया, तो ये जो क्रियाएं हैं इनके लिए तुरंत प्रतिक्रिया होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो हमारे शरीर है उसको हानि ना पहुंचे। तो यह क्रिया मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है और जो बहुत जल्दी होती है। और जल्दी होने का कारण क्या है, ताकि हमारे शरीर को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। इसीलिए प्रतिवर्ती क्रिया का उतना ही रोल है जितना ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया का हमारी बॉडी में रोल है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। पढ़ें और कमेंट करें। थैंक यू।